हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो समर वेकेशन है उसका फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब क्लास 10th के बाद जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है वो आपकी फ्यूचर बिल्डिंग के लिए स्टार्ट होती है। आपको एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई में भी समय देते रहना है, क्योंकि जो क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है वही आपका आईआईटी और नीट का सिलेबस है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, आईआईटी क्रैक करनी है, नीट क्रैक करनी है, तो आपको रेगुलर, निरंतर, पूरी तत्परता के साथ रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप पूरे समर वेकेशन में एंजॉय के साथ आप पढ़ाई को भी जारी रखें। जो भी पार्ट्स इसके पहले पढ़ा दिए गए हैं उनका लगातार रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आगे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप तैयार करते जाएं। निश्चित तौर पे 2 साल की आपकी पढ़ाई पूरे लाइफ की दिशा और दशा को बदल देगी। तो आपके लिए छुट्टी नहीं है, ना तो कोई छुट्टी है, ना तो कोई तीज त्योहार। सब कुछ को एक साइड में रख के अपने टारगेट के प्रति समर्पित होकर जबरदस्त जून के महीने में पूरे जुनून के साथ जम के तैयारी करिए। रिजल्ट, परिणाम झंक मार के आपके पास आएगा। इसलिए लगातार निरंतर पढ़ाई करते रहें। प्रीवियस क्लास में हम लोग उसी में क्लास 11 फिजिक्स में पढ़े थे यूज ऑफ डायमेंशन, जिसमें 2 यूज आपको बता चुके थे। आज तीसरा यूज है, ये भी इंपॉर्टेंस है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमेशा जी मेंस में, नीट में आते रहे हैं। बहुत ही इजी वे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको सीखना है कि हम कैसे इसका यूज करके किसी भी चीज को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो आइए हम देखते हैं इसका तीसरा यूज। डायमेंशन के जो 3 यूज बताए थे, जिसमें पहला यूज बताए थे कि टू कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। दूसरा हम बताए थे टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। एंड थर्ड जो यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज है। थर्ड जो यूज है वो है डिडक्सिंग रिलेशन among the physical quantities। चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। मतलब ये हुआ कि जैसे आप फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं तो उस फार्मूले का डेरिवेशन हम डायमेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करने के पश्चात या क्वेश्चन में हम यह फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि कोई भी जब फिजिक्स का फार्मूला पढ़ते हैं तो उसमें 2 साइड होते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो एक साइड की फिजिकल क्वांटिटी दूसरे साइड की फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। फिजिकल क्वांटिटी क्यू है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, ए, बी और सी पे। अरे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ए, बी और सी पे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। ये क्लियर होने के बाद उसको हम लिखेंगे क्यू, जो डिपेंड कर रहा है किस पे, क्यू प्रोपोर्शनल टू ए, बी और सी। क्यू प्रोपोर्शनल टू ए, बी और सी। इसका मतलब ये हो गया कि Q अगर इस पे 2 चीज, यानी Q डिपेंड कर रहा है A पर, Q डिपेंड कर रहा है B पर और Q डिपेंड कर रहा है C पर। उसके जस्ट आफ्टर क्या करेंगे कि इस पे हम पावर मान लेते हैं इसका डायमेंशनल X है, इसका डायमेंशनल Y है और इसका डायमेंशनल
जेड है, यानी जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानेंगे उस पे पावर ले लेते हैं एक्स वाई और जेड। उसके आफ्टर जस्ट जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के ए एक्स बी वाई और सी जेड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, और डायमेंशन फार्मूला लिखने के बाद दोनों साइड के पावर का कंपैरिजन करके हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, और एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पुट करने पर जो इक्वेशन मिलता है या जो फार्मूला मिलता है वही इनके बीच का रिलेशन होता है। फिर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं कि एक क्यू फिजिकल क्वांटिटी है जो ए बी और सी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको आप लिखेंगे क्यू प्रोपोर्शनल टू ए बी और सी, और पावर मान लेंगे एक्स वाई और जेड, या क्यू इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई और सी टू द पावर जेड। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, डायमेंशनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला दोनों साइड का लिखेंगे। के कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन होता नहीं है, आप लिखेंगे ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई और सी टू द पावर जेड। इनका हम डायमेंशन नोट करेंगे। फिर डायमेंशन लिखने के बाद दोनों साइड के पावर का हम कंपैरिजन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करके इसी में हम रख देंगे। उसके बाद हमको जो रिलेशन मिलेगी वही आपका इनके बीच का रिलेशंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है, किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल टी, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, mass of bobs small m, and gravity G। यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या रहा है, डिपेंड कर रहा है लेंथ L पे, मास m पे और ग्रेविटी G पर। देन अब क्वेश्चन दे दिया है कि यूजिंग डायमेंशनल मेथड derive the formula of time period। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। सपोज दैट सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा था। अब देखिए इसमें टाइम पीरियड जो टी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, मास ऑफ बॉब m एंड ग्रेविटी G। टाइम पीरियड इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप कि टाइम t डिपेंड कर रहा है किस पे, L, m और G पे। ये फाइंड आउट कर लिया आप कि टाइम पीरियड t डिपेंड कर रहा है L, m और G पर। ये जब क्लियर हो गया तो इस पे आप पावर ले लीजिए, a b c x y z कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए इस पे क्या हो गया x, इस पर ले लीजिए पावर y और इस पे पावर ले लीजिए क्या z। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप t इक्वल टू k l टू द पावर x m टू द पावर m और g टू पावर z। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, यानी राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। दोनों साइड का जब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दोनों साइड का t का टाइम है तो इसका हो गया t टू द पावर 1, k कांस्टेंट है, k का डायमेंशन होता नहीं है, a आपका लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन हमेशा L होता है। आप इसके पहले पढ़े भी हैं, बताया भी गया है, L टू द पावर क्या है x। दूसरा है मास का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है m,
इसका पावर कितना है y, और थर्ड है ग्रेविटी g। तो इसका होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब होता है जो लीनियर एक्सेलरेशन आप पढ़े हैं LT-2, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी भी यूनिट होती है, और लीनियर एक्सेलरेशन का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो उसका भी डायमेंशन LT-2, और ग्रेविटी का भी जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है LT-2 पावर z। इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे t टू द पावर 1 इक्वल टू l टू द पावर x, ये हो गया आपका m टू द पावर y, और इसको आप लिख सकते हैं l टू द पावर z और t टू द पावर -2z। अब यहाँ पे देखिए lx और lz है, तो आप इसको मैथमेटिकल फार्मूला जो लगा देंगे, आप पढ़े होंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई समय ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे t टू द पावर n इक्वल टू l टू द पावर x प्लस z m टू द पावर y और t टू द पावर -2z। ये आपका हो जाएगा, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड के पावर का कंपैरिजन करेंगे। तो आप देखिए l पे कितना है x प्लस z, इधर l पे कितना है 0 है, तो ये हो गया 0, इसको ले लिए इक्वेशन 2। m पर देखिए कितना है y, और t पर इधर l कितना है, इधर m है ही नहीं, अगर m इधर है इधर m नहीं है, पावर y है, तो इसका मतलब y इक्वल टू भी क्या हो गया 0। नेक्स्ट देखिए t पर कितना है -2z, और इधर कितना है 1, क्या है 1 है, यानी z इक्वल टू क्या निकल गया -1/2, y इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू जब इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x -1/2 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू क्या आ गया 1/2, यानी x y z की वैल्यू देखिए तीनों वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब यह वैल्यू जब इसमें आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए t इक्वल टू k l टू द पावर 1/2, m पर आपका हो गया 0 और g पर क्या हो गया -1/2। किसी भी चीज पर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं t इक्वल टू k l पे 1/2 और g पर -1/2, ये हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे t इक्वल टू ये, यहां से आप यहां आ जाएंगे, t इक्वल टू इसको लिख सकते हैं l पे 1/2 और ये g पे -1/2 है, तो इसको आप नीचे लाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं g पर 1/2, एक के आपका ऑलरेडी है, या यहाँ पे लिख सकते हैं t के l अपान g पूरे पर क्या लिख दें 1/2, या t इक्वल टू, चूंकि आप पढ़े होंगे अंडर रूट एक्स को लिखते हैं x पे 1/2, तो अगर सब पे 1/2 है तो इसका मतलब ये हो गया t के अंडर रूट l अपान g। अब यहाँ पे यही एक चीज ध्यान रखना है कि के डायमेंशनल मेथड में यही एक डिमेरिट्स है, यहाँ कांस्टेंट क्या होगी हमें पता नहीं चल पाता है, इसलिए अगर कांस्टेंट आपको पता है तो के की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 2π, यानी यही आपका टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑसिलेशन की, किसी भी दोलन की जो आवर्त काल होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, किसी भी दोलन का जो आवर्त काल होता है, यानी किसी भी ऑसिलेशन की जो टाइम पीरियड होती है उसकी वैल्यू होती है t इक्वल टू 2π अंडर रूट l अपान g। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपका डायमेंशन का तीसरा यूज है कि कोई भी अगर डिफरेंट टाइप के कई सारे अगर फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं तो उनके बीच एक रिलेशन स्टेब्लिश हम डायमेंशनल मेथड से कर सकते हैं, मतलब किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन भी हम इस मेथड से कर सकते हैं, किससे डायमेंशन फार्मूला का यूज करके। उसमें बस ये करना है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये हमने फाइंड आउट कर लिया और हमें डायमेंशन फार्मूला लिखने आ रहा है तो इस मेथड से किसी भी डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं और उनके बीच में अगर हमको रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो हम रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक एग्जांपल और इस पे बताता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि सर्कुलर पथ पे मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, स्पीड एंड रेडियस
of circle or then find the centripetal force of ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो एफसी यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम, स्पीड v और रेडियस ऑफ सर्किल r। तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे कि जो एफसी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मास m, स्पीड v और रेडियस r। जब ये क्लियर हो गया तो इनके ऊपर कोई पावर मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, या इसको आप क्या लिखोगे? एफ सी इक्वल टू के एम टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई और आर टू द पावर जेड। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद आप दोनों साइड के डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए? एफ सी यानी एफ है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताइए? एम एल टी माइनस टू इक्वल टू के कांस्टेंट है, m का डायमेंशन आपका हो गया m पावर x, v वेलोसिटी है क्या हो गया? एल टी माइनस वन पावर y और r क्या है? रेडियस है, एल टू द पावर z हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो m एल टी माइनस टू इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं m टू द पावर x, एल टू द पावर y, t टू द पावर माइनस y, मल्टीप्लाई करेंगे और a भी आपका क्या हो गया? एल टू द पावर z। अब आप जनरल लिखिए, देखिए m टू द पावर x हो गया, चूंकि m अकेले है, l पे देखो, l पे y है, l पे z है, तो इसको आप लिख सकते हो l टू द पावर y प्लस z और t पर माइनस y। ये हो गया आपका m पे पावर l पे पावर 1, t पे माइनस 2। अब दोनों साइड का पावर का कंपेरिजन कर दीजिए। देखिए m टू द पावर कितना है? x इधर कितना है? m पे पावर 1 यानी x इक्वल टू क्या निकल गई? 1। यल पे आप देखो कितना है? y प्लस जेड, इधर कितना है? 1, इसको मान लो आप 2। t पर कितना है बताओ? t पर कितना है? माइनस y और इधर t पर कितना है? माइनस 2। तो कैंसिल हो गया, यानी y इक्वल टू क्या निकल गया? 2। y इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो क्या निकलेगा बताओ? 2 प्लस जेड इक्वल टू क्या मिला? 1, या z इक्वल टू क्या मिल गया बताइए? इसको जब इधर लाएंगे तो निकल जाएगा -1, यानी z की वैल्यू क्या निकल गई? -1। अब यह वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे बताइए? एफ सी इक्वल टू के एम टू द पावर x, एम टू द पावर 1, x की वैल्यू कितनी है? 1 है, v y की वैल्यू कितनी है? देखिए y की वैल्यू 2 और r की वैल्यू कितना है? -1। या इसको लिख सकते हो कांस्टेंट को k की वैल्यू 1 मान लीजिए, तो कितना हो गया? m v स्क्वायर, r तो -1 है तो नीचे आ जाएगा, तो mv स्क्वायर अपॉन r। यही आपका क्या होता है? किसी भी सर्कुलर पथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो इस तरह से आप जो थर्ड यूज है, उस थर्ड जो यूज है डायमेंशन फार्मूले का, डायमेंशन एनालिसिस का, उसका यूज करके आप किसी भी प्रकार का डेरिवेशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो आईआईटी और नीट में जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें और अन्य फ्रेंडों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं कल एक रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन अभी तक आईआईटी और नीट में पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।